टेस्ट एनवायरनमेंट। तो टेस्ट एनवायरनमेंट मतलब क्या है, एक प्लेटफॉर्म, एक डमी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अभी आप लोग यूज कर जाते हो, गूगल के ऊपर जाके हिट करो www.facebook.com, ऐसे आपने हिट किया तो वो फेसबुक का एप्लीकेशन यूज होता है। बट हम डायरेक्टली थोड़ी लाइव एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते, तो हमें वैसे ही टाइप का एक डमी एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही रहेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को ही वो एक्सेसिबल रहेगा। तो डेटाबेस एनालिस्ट टीम का काम क्या रहता है कि वो टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। वो डमी वाली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो एग्जांपल में, इफ आवर प्रोजेक्ट हैव टू रिलीज इन 7th month, प्रोजेक्ट नेम इज पेटीएम, देन टेस्ट एनवायरनमेंट इज tst07.paytm.com। ये टेस्ट एनवायरनमेंट रहता है, टेस्टिंग करने के लिए एक एनवायरनमेंट, डमी एनवायरनमेंट। तो अगर हम लोग वो हिट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल www.test07.paytm.com, तो सिर्फ वो कंपनी के अंदर जितने लोग काम करते हैं उसके ऊपर, उतने लोगों को ही वो एक्सेसिबल रहेगा। कंपनी का बाहर का कोई भी पर्सन अगर उसको हिट करता है तो वो ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के स्पेसिफिक डेटाबेस के रिलेटेड है, कंपनी के स्पेसिफिक क्लाउड के रिलेटेड, तो उसका एक्सेस किसी और को नहीं रहता। वो डमी एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको हम लोग। तो सिंपली वो डमी एनवायरनमेंट या तो टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम रहता है डेटाबेस एनालिस्ट का। एंड वो डमी एनवायरनमेंट मतलब यूआरएल क्रिएट करने के बाद डेटाबेस एनालिस्ट का काम क्या रहता है, जो कुछ डेवलपर ने कोड कंप्लीट कर लिए है वो कोड सारे के सारे इंसर्ट करना उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, मतलब वो सारा कोड उस एनवायरनमेंट में वर्कआउट होना चाहिए, वो सारी चीजें ऐड होनी चाहिए। तो वो करने का काम रहता है डेटाबेस एनालिस्ट का। आप बोलोगे डेटाबेस एनालिस्ट एंड बैकएंड डेवलपर सेम रहता है क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं। डेटाबेस एनालिस्ट पर्सन या तो टीम वो अलग हो सकती, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें सारी चीजें मैनेज करने का काम कर, बट डेवलपर्स अलग रहते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर अलग रहेंगे। चलो कहीं पे ये भी हो जाता है कि फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर या तो जो कोई फुल स्टैक डेवलपर भी हो सकता है, ये लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। अगर नॉलेज है तो हर कोई कहीं पे भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कौन क्या फॉलो करेगा। तो सिंपल प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा काम ही नहीं है सिर्फ अंडरस्टैंड करके लेना है कि एनवायरनमेंट क्रिएट करो, उसमें जो कुछ कोड लिखा है वो इंसर्ट करो एंड उसके बाद उस बिल्ड को हिट कर दो, मतलब रन कर दो। ऐसी अलग प्रोसेस कुछ फॉलो नहीं की जाती, वो कोड इंसर्ट किया जाता है एंड उसको रन किया जाता है। जैसे ही वो कोड रन किया जाएगा, सिंपली वो आपकी डमी यूआरएल वर्कआउट करने लगी। ठीक है, आपकी जो डमी यूआरएल होगी वो वर्कआउट करेगी। जो डमी यूआरएल रहेगी आप हिट कर लेते हो तो आपके सामने वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ये प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें करने का काम डीबीए टीम कर लेती है। अभी उनका काम तो खत्म हो चुका है, ठीक है, उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे दिया, सारी चीजें लोड हो गई। तो टेस्टर का काम क्या रहेगा कि आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करना। रिक्वायरमेंट भी हमारे पास है, जो कुछ चीजें वर्कआउट होनी चाहिए ये हमें चेक करने का काम रहता है। तो हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, जो आउटपुट आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं ये चेक करेंगे। दैट्स इट, इतना ही सिंपल सा काम हमारा रहेगा। तो सैनिटरी टेस्टिंग में आप क्या क्या बताओगे? देखो फर्स्ट लाइन बताओगे, द एम ऑफ सैनिटरी टेस्टिंग is that to check basic and core functionality of application. So sanitary testing is also known as build verification testing or zero level testing. ये बता दोगे। देन उसके बाद बता देना like testers and database analysts are involved in this testing. इतना बता दो sufficient। उसके बाद वर्किंग बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वर्किंग में क्या बता सकते हो कि सिंपली डेटाबेस एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द test environment, and after creating test environment DBA insert all codes in that things.
and after inserting that all code in environment, he will run that code or run the build and will start executing our process. मतलब सिंपल थिंग है, ये डेटाबेस एनालिस्ट वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा एंड वो क्रिएट करने के बाद कोड इंसर्ट कर देता है और रन कर देता है. जैसे ही कोड रन किया जाएगा हमारे सामने, मतलब उस यूआरएल को हिट करने के बाद वो एप्लीकेशन, वो मॉड्यूल ओपन होता है, वर्कआउट करना लगता है. सिंपल ये. तो जैसे ही वो कोड हमारे सामने हिट करके हमें यूआरएल मिल जाती है, हम लोगों का काम रहेगा सिर्फ उस यूआरएल को हिट करो अलग अलग ब्राउजर्स के, एंड ब्राउजर के ऊपर हिट करने के बाद सिंपली वो क्या रहेगा, एप्लीकेशन आपके सामने ओपन रह जाता है. तो वो एप्लीकेशन जैसे ही आपके सामने ओपन होता है तो आप लोग उसकी बेसिक एंड कोर फंक्शनलिटी चेक करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ऐसे रहते हैं सैनिटरी टेस्टिंग की प्रोसेस. तो वर्किंग ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है, हमारा काम क्या है, बेसिक एंड कोर फंक्शनलिटी टेस्ट करने का. तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर पाएंगे. देन बेसिक एंड कोर फंक्शनलिटी में एग्जैक्टली आता क्या है, तो उसमें आता है ये सारी चीजें. बेसिक कोर फंक्शनलिटी मतलब उसके बटन्स, आइकन्स वगैरह चेक करेंगे हम लोग, टैब वैलिडेशन, लिंक वैलिडेशन, पेज वैलिडेशन एंड जीयूआई वैलिडेशन. ये सारी चीजें हमें बेसिक एंड कोर फंक्शनलिटी के साथ चेक करनी पड़ती है. तो जो सैनिटरी टेस्टिंग है उसमें हमें ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी. अब ये सैनिटरी टेस्टिंग करनी क्यों है? सैनिटरी टेस्टिंग इसलिए करनी है कि अगर हम लोग ये सैनिटरी टेस्टिंग नहीं करते एंड डायरेक्टली डीप लेवल मतलब डिटेल लेवल टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्टली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अगर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें अगर मेन फंक्शनलिटी में हर जगह पे हम लोग स्टक हो जाते हैं, ये मेन फंक्शनलिटी वर्क नहीं हो रही है, वापस डेवलपर को भेजो, जब तक वो रिजॉल्व होके नहीं आता तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते. तो उसको ब्लॉकर बोलते हैं हम लोग, वो आगे आपको पता चलेगा. तो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम बाद में आते हैं, हम लोग डायरेक्टली डिटेल लेवल टेस्टिंग करना स्टार्ट करते तो हमारा टाइम वेस्ट जाता है, बहुत सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग हो सकती. तो इसीलिए वो बाद में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, स्मॉल थिंग डिफेक्ट वगैरह मिल जाते हैं तो ठीक है, सफिशिएंट है, लेकिन ज्यादा बड़े प्रॉब्लम बाद में नहीं आए, इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, सैनिटरी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. तो ये सारी चीजें वहां पे हमारी कवर अप होती है. तो बेसिक कोर फंक्शनलिटी, टैब वैलिडेशन, लिंक वैलिडेशन, पेज वैलिडेशन एंड जीयूआई वैलिडेशन, ये हमें चेक करना पड़ता है सैनिटरी टेस्टिंग. तो अभी हम लोगों ने लिख के लिया था बेसिक कोर फंक्शनलिटी एंड टैब वैलिडेशन, राइट? अभी तक जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया उसके ऊपर किसी को कोई डाउट है? ना? ओके. देन ये लिंक वैलिडेशन लिख के ले लो. सिंपली हम लोग देख रहे थे बेसिक कोर फंक्शनलिटी के साथ कौन सी चीजें चेक की जाती है. अभी कंसिडर कर लो कि आपका फर्स्ट पेज है लॉगिन, सेकंड वन है होम पेज, थर्ड वन है सेटिंग पेज, कोई चार्ट बॉक्स वाला पेज रहेगा, बहुत सारे डिफरेंट पेजेस है. तो उस समय क्या रहता है कि ऐसा नहीं है कि सिंपली आपको एट ए टाइम इतने सारे पेजेस डेवलप हो जाए, वो क्या आ जाएंगे. आपको एक पेज भी पूरा डेवलप होके नहीं आ सकता कभी भी. आपको छोटे छोटे यूजर स्टोरीज आते हैं. हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अजाइल मेथोडोलॉजी में हमें मिलते हैं यूजर स्टोरीज. बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रहता है ये अभी देख लो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ चीजें ऐसी रहती है कि प्रोजेक्ट के टाइप्स है. हम लोगों ने प्रोजेक्ट के टाइप्स देखे हैं? नहीं सर. ठीक है. तो प्रोजेक्ट के अलग अलग टाइप रहते हैं. तो प्रोजेक्ट का एक टाइप रहता है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट, ये आपको मैनुअल सेकंड पार्ट में पता चल जाएगा. एक रहता है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट, सेकंड वन रहता है ऑफ द शेल्फ प्रोजेक्ट एंड थर्ड वन रहता है मेंटेनेंस. तो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में क्या रहता है, सारी स्पेसिफिक चीजें कि जो कुछ प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी अभी तक, लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सारी की सारी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे ही होगी.
मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, सारी चीजों को हैंडल करेगा। मतलब हम लोग सिर्फ क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले लेंगे, तो फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस हमारी ही कंपनी सारी चीजें कंप्लीट करेगी। बट ऑफ द शेल्फ नाम के जो प्रोजेक्ट रहते हैं, ये प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपली थर्ड पार्टी जैसा काम करेंगे हम लोग, कि कस्टमर से हम लोग रिक्वायरमेंट ले लेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट ले लेंगे, एनालिसिस कर देंगे, एंड जो डिजाइन एंड कोडिंग वाला पार्ट है वो तीसरे ही कंपनी को देंगे कम पैसे में। मतलब मैं अगर प्रोजेक्ट के बजट से हिसाब से अगर किसी कस्टमर से एक प्रोजेक्ट लेता हूँ, वो कस्टमर मुझे सपोज कंसिडर कर लो कि 10 करोड़ में प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो चुका है, तो मैं क्या कर दूंगा, उससे रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर लूंगा, एनालिसिस कर लूंगा, सारी चीजें मतलब मैनेज कर लूंगा, एंड डिजाइन एंड कोडिंग एक तीसरी ही कंपनी से मैं करवा के लूंगा, क्योंकि मेरे पास उतने डिजाइनर्स एंड कोडर्स नहीं होंगे, डेवलपर्स नहीं रहते, इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ज्यादा पैसों का बिजनेस करते हैं। कैसे कि कंसिडर कर लो प्रोजेक्ट 10 करोड़ का है, तो वो 10 करोड़ की डील में करवा के लूंगा, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, एंड जो डिजाइन एंड कोडिंग है वो हम लोग कम पैसे में तीसरे ही कंपनी को देते हैं। तो सिर्फ डिजाइन एंड कोडिंग उस कंपनी में हो जाएगी तीसरे ही, एंड वो कोडिंग कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग वापस हमारे पास रहती। तो ऐसे भी मार्केट में प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो ये रहता है ऑफ द शेल्फ वाला प्रोसेस, कि डिजाइन एंड कोडिंग सिर्फ हम लोग तीसरे कंपनी से करवा के लेते हैं एंड उनको कम पैसे देते हैं। तो कंसिडर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 10 करोड़ में मुझे मिल रहा है, तो उसके ऊपर अगर ओवरऑल कॉस्ट फायदा मेरा 2 करोड़ का है, 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कंसिडर कर लो 2 करोड़ का मैंने तो फायदे का है, तो 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा कि 3 करोड़ में जो 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है कंसिडर कर लो, उसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो भी सिंपली 2-2 करोड़ आ जाए, तो भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस हम लोग करेंगे और 2-3 करोड़ में ही उसका डिजाइनिंग एंड कोडिंग करवा के, तो जितना ज्यादा पैसा हम लोग बचा सकते हैं उतना बचा लेते हैं। ऐसे कंपनी वाले रहते हैं, बहुत सारे हैं जो थर्ड पार्टी कंपनी के जैसे काम करते हैं, कि सिंपली प्रोजेक्ट एक क्लाइंट से लेना है एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग दूसरे पर्सन से करवा के लेना है, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ उसके बीच में पैसे का मार्जिन ज्यादा रहता है, इसीलिए तो ये प्रोसेस कुछ कंपनीज फॉलो करती है, तो वो हो जाते हैं ऑफ द शेल्फ वाले प्रोजेक्ट। तो हम लोग तो काम करते हैं ट्रेडिशनली, ऑफ द शेल्फ में हम लोग काम नहीं करते, तो मोस्टली आप लोगों को सैनिटरी टेस्टिंग परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती जरूरत? क्योंकि मुझे बताइए, आपके पास कोई पूरा मॉडल डेवलप होके आने वाला है क्या एट अ टाइम? नहीं। आपको क्या मिलती है? यूजर स्टोरी। तो यूजर स्टोरी मतलब एक छोटी सी फंक्शनलिटी है, तो छोटी सी फंक्शनलिटी के लिए सैनिटरी टेस्टिंग करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए हमें सैनिटरी टेस्टिंग परफॉर्म करनी नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा बड़ी फंक्शनलिटी डेवलप कर लेते पहले डेवलपर, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, लाइक मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा था कि हमें पहले एक स्पेसिफिक 2-3 पेजेस बन के आते थे, फिर हम लोग उसकी सैनिटरी टेस्टिंग करते थे एंड देन हम लोग डिटेल लेवल टेस्टिंग करते। ऐसा एक स्पेसिफिक हमारे लिए प्रोजेक्ट था, लेकिन हर टाइम पे ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, तो इसलिए सैनिटी करने की आपको मोस्टली जरूरत नहीं पड़े। 95% कंसिडर कर लो कि आपको सैनिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आपको मिलती है यूजर स्टोरी, और यूजर स्टोरी मतलब एकदम छोटा सा पार्ट, तो एकदम छोटा सा पार्ट डेवलप होने के बाद मैं तो डायरेक्टली टेस्टिंग ही कर लूंगा ना, उसको आपको बेसिक और फंक्शनलिटी चेक करते बैठूंगा, उसके लिंक वर्क हो रहे हैं या नहीं, या टैग वर्क हो रहे हैं या नहीं, ये चेक करते बैठूंगा। क्यों जरूरत है? नहीं, छोटी सी फंक्शनलिटी है, मैं डायरेक्टली डिटेल लेवल टेस्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी फंक्शनलिटी डेवलप होके आती है, या तो कोई मॉड्यूल या तो कोई मल्टीपल पेजेस डेवलप होके आते हैं, तो उस टाइम पे हमें पहले सैनिटरी टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है, इतना याद रखना। प्लस कुछ कंपनीज ऐसी है, अच्छी तरह सुन लो, कुछ कंपनीज ऐसी है कि वो प्रोडक्शन के बाद सैनिटरी टेस्टिंग करती है। प्रोडक्शन के बाद मतलब क्या है? सिंपली
जब एप्लीकेशन आप लोगों का लाइव आ जाता है, एप्लीकेशन मार्केट में उतारने ही वाले हैं, लाइव अभी एप्लीकेशन लेके आ जाते, लेकिन सब लोगों को एक्सेस देने से पहले, मतलब पूरे जो कुछ कंट्री में या तो वर्ल्ड में उसको एक्सेस देने से पहले एक बार उसके ऊपर सैनिटी टेस्टिंग की जाती है। तो वो क्या रहती है कि हमें ओवरऑल एक बार फंक्शनलिटी चेक करनी है ऊपर ऊपर से कि सारी चीजें बराबर चल रही है या नहीं। तो ऐसे 2 बार भी सैनिटी टेस्टिंग हो सकती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजें वैरी होती रहेंगी। दैट्स इट। तो अभी देख लो, आपको तो सैनिटी करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो सैनिटी टेस्टिंग में हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, वो सिंपल सी प्रोसेस है। तो फर्स्ट पॉइंट है बेसिक कोर फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस टेस्टिंग टेस्टर टेल्स द बटन्स आइकॉन्स फ्रॉम व्हिच यूजर कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। सिंपल थिंग है ना कि आप लोगों के पास बटन्स रहे हैं, कि जो बटन्स रहते हैं, आइकॉन रहते हैं, from which the user can proceed for the next stage। तो पहले बेसिक कोर फंक्शन है, देख लो ये सिंपल थिंग है। अमेजोन नाम का बटन है, अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, फॉर एग्जांपल बुक्स में गए, ठीक है, छोड़ दो, एंड वो अमेजोन नाम का बटन मुझे दिख रहा है, ठीक है, उसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ ना, तो वो होम पेज के ऊपर लेके आता है। तो वो रहता है स्पेसिफिक हमारा एक आइकॉन, एक लोगो, लोगो के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो होम पेज के ऊपर मुझे वो लेके आए। ये है स्पेसिफिक थिंग। अगर ऐसा है मैं कहीं पे कूपन्स में जाता हूँ, देन उसके अंदर व्यू ऑल कूपन्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद कंसिडर कर लो बहुत सारी चीजें। तो अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक थिंग्स रहती है, तो अगर मैं यहाँ पे इस पेज पे हूँ, ठीक है, एंड मुझे क्या करना है, सिंपली होम पेज पे जाना है, तो मैं ऐसे थोड़ी बैक बैक करते बैठूंगा। सिंपल थिंग है, होम पेज पे जाना है, तो अमेजोन के लोगों के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो वो होम पेज पे जाना चाहिए। अगर ये लोगो वर्कआउट नहीं करता अगर ये लोगो वर्कआउट नहीं करता और आप लोग अगर होम पेज के ऊपर नहीं आ रहे, तो आपकी बेसिक और फंक्शनलिटी वर्क नहीं हो रही है, ये आप लोगों को पहले चेक करना पड़ता है। तो ये हो जाता है आप लोगों का आइकॉन्स वाला। बटन्स तो बहुत सारे आपके एप्लीकेशन में बटन्स है, जैसे कि अगर ये आइकॉन है, एक कार्ड पेज वाली फंक्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहती है। देखो प्रोसीड टू बाई, ये एक बटन है एक फंक्शनलिटी है क्लिकेबल, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस चालू हो जाता है। तो बहुत सारे आप लोगों को बटन मिलते हैं। यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, वो चेक बॉक्स चेक करने के बाद वो ब्लू टिक आ जाती है, उसके वापस चेक करने के बाद अनचेक करने के बाद वो ब्लू टिक चली जाती है। तो हर एक चीज हमें वो बटन आइकॉन चेक करने पड़ते हैं, नहीं तो मैं कहीं पे क्लिक करने जाता हूँ, वो क्लिक ही नहीं हो रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी, तो यहाँ पे फर्स्ट है ऑप्शन हाइड, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड वो हाइड ही नहीं हो रहा है। तो फायदा क्या है उस चीज का, उस फंक्शनलिटी का फायदा क्या है, तो वो हाइड होना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिक माइक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो वो म्यूट होना चाहिए, कैमरे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो कैमरा ऑन होना चाहिए, देन उसके बाद ये सारी चीजें हैं। तो जो कोई बटन्स आइकॉन रहेंगे वो प्रॉपरली वर्कआउट होने चाहिए, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। तो सैनिटी टेस्टिंग में हम लोग पहले ये वाली चीजें चेक करेंगे, देन उसके बाद टैब वैलिडेशन। तो टैब नथिंग बट टेक्स्ट बॉक्सेस, हर कोई एप्लीकेशन में टेक्स्ट बॉक्स रहता है, जैसे कि कंसिडर कर लो साइन इन वाला, तो क्रिएट न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, ये यूर नेम, ये क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हमें वैल्यूज एंटर करनी पड़ती है। तो ये टैब हमें चेक करने पड़ते हैं प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं या नहीं, इसमें यूजर इंफॉर्मेशन एंटर कर पा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमें टैब वैलिडेशन में कंसिडर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, टैब्स आर द टेक्स्ट बॉक्सेस इन विच वी एंटर द वैल्यूज। फंक्शनलिटी ऑफ टैग हमें चेक करनी, जहाँ पे हम लोग वैल्यूज एंटर करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये रहता है टैब वैलिडेशन। तो टैब वैलिडेशन में क्या बताओगे, इन टैब वैलिडेशन टेस्टर check the functionality of the tabs. So tabs are nothing but text boxes in which we enter the value. इतना 2 सेंटेंस में बताया टैब वैलिडेशन तो सफिशिएंट।
देन उसके बाद आता है लिंक वैलिडेशन। तो लिंक वैलिडेशन में क्या है, देखो, लिंक वैलिडेशन इज द प्रोसेस इन विच सीक्वेंस ऑफ इंटरलिंक पेजेस गेट टेस्टेड। सिंपल थिंग है, लिंक्स रहती, आपके हर एक पेज के ऊपर लिंक रहती। देखो साइन इन नाम का एक यहाँ पे ऑप्शन, वो भी एक लिंक है। क्या दिया है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क साइन। अगर अकाउंट है तो इस साइन इन के ऊपर क्लिक कर। जैसे ही इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता तो ये स्पेसिफिक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता। तो ये क्या है, स्पेसिफिक उसके बीच में इंटरलिंक है। क्यों, अगर उस फंक्शनलिटी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो नेक्स्ट पेज जो रहेगा वो आना ही चाहिए। यहाँ पे भी कंडीशंस ऑफ यूज वाली एक लिंक है एंड प्राइवेसी नोटिस वाली भी एक लिंक। तो अगर कंडीशंस ऑफ यूज वाली लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो वो कंडीशन वाला पेज ओपन होना ही चाहिए। अदरवाइज अगर मैं क्लिक कर देता हूँ कंडीशन ऑफ यूज एंड वो ओपन करता है प्राइवेसी नोटिस, फायदा क्या है फिर? अगर डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाता है तो नो। तो कंडीशन ऑफ यूज पहले ही ओपन होना चाहिए एंड अगर मैं अमेजन प्राइवेसी नोटिस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो वही पेज ओपन होना चाहिए। तो ये लिंक्स है, तो ऐसे जो इंटरलिंक्स रहेगी वो भी प्रॉपरली वर्क होनी चाहिए। दैट्स इट। नो, लिंक के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जैसे कि आपको मैं एक स्पेसिफिक लिंक शेयर करता व्हाट्सएप पे, गूगल मीट के अकाउंट क्रिएट करके एक लिंक शेयर कर देता। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा कभी हुआ है क्या, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया एंड आपका इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है? हुआ है आप लोगों के साथ कभी ऐसा? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इंटरलिंक थिंग्स है। उस लिंक के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो गूगल मीट पे ही रिडायरेक्ट करना चाहिए, वो लिंक गूगल मीट के लिए ही वर्क होनी चाहिए, अदर कोई भी एप्लीकेशन वहां पे ओपन नहीं होना चाहिए। ये रहता है स्पेसिफिक लिंक के थिंग्स, मतलब इंटरलिंकिंग की प्रोसेस। एप्लीकेशन में जो कुछ लिंक्स है वो एज इट इज प्रॉपरली वर्क होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर आप लोग मेन पेज के ऊपर, मोस्टली आप लोग मेन पेज के ऊपर फोकस करते हो, कौन से, लॉगिन करने वाला या तो अकाउंट क्रिएट करने वाला, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी लिंक्स रहती है, साइन इन, क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट, कंडीशन ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, देन अगेन वापस नीचे कंडीशन ऑफ यूज दिया है, प्राइवेसी नोटिस दिया है, हेल्प दिया है। तो ऐसे लिंक्स भी आप लोगों को हर जगह पे प्रोवाइड किए जाते। तो ऐसे मल्टीपल पेजेस है, मल्टीपल पेजेस के ऊपर मल्टीपल लिंक्स है, तो हर एक जगह पे वो सारी चीजें प्रॉपरली वर्क होनी चाहिए। तो ये भी हमें बेसिक और फंक्शनलिटी के साथ चेक करना पड़ता है कि हमारे एप्लीकेशन में कुछ अगर ऐसे लिंक्स वगैरह रहेगी तो वो लिंक्स वर्क होनी चाहिए, बाकी कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का पेज वैलिडेशन। पेज वैलिडेशन मतलब क्या है कि नेविगेशन, पेजेस का जो नेविगेशन रहता है वो सिंपल थिंग है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन ऑफ यूज के ऊपर जाता हूँ, देन अगर लीगल पॉलिसीज के ऊपर जाता हूँ, तभी ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मैं जैसे ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आया था तो वैसे ही मुझे पीछे जाना है। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, पेज को नेविगेट कर दूंगा बैकवर्ड। यहाँ पे ऊपर देखो लेफ्ट साइड पे, क्लिक टू गो बैक, होल्ड टू सी द हिस्ट्री। तो सिंपल थिंग है, ऐसा रहता है। तो अगर मैं गो बैक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, नेविगेट कर लेता हूँ प्रीवियस, तो ये ओपन जैसे आया था वैसे ही ओपन होना चाहिए। अगेन क्लिक कर देता हूँ इसी पेज के ऊपर, इसके पहले मैंने कौन सा पेज ओपन किया था वो उस पेज को रिडायरेक्ट करेगा। वापस इसको क्लिक कर देता हूँ तो भी होना चाहिए। देन अगेन दिस पेज, देन अगेन, अभी तक जो कुछ चीजें हम लोगों ने जैसे फॉलो की, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करते रहूंगा वैसे ही वो फॉलो कर। एंड अगर मैं सेम फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो जैसे जैसे हम लोग अभी सीक्वेंस से आए थे वहीं पे जाके रुकना चाहिए। तो ये क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला नेविगेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग पेजेस को वैलिडेट करें, ठीक है, सिंपल थिंग है, पेज को वैलिडेट करें। क्या कर रहे हैं कि इफ यू आर क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट और बैक बटन, पेजेस शुड नेविगेट टू फ्रंट साइड एंड बैक साइड और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम लोगों को चेक करना होता है कि ये पेजेस प्रॉपरली नेविगेट हो रहे हैं या नहीं। नहीं तो मैं बैकवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक कर देता एंड डायरेक्टली वो अमेजोन के होम पेज के ऊपर लेके जाता, तो वापस से फंक्शनलिटी तक आने के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे सीक्वेंस के साथ हम लोग चल रहे वैसे ही सीक्वेंस के साथ हम लोग पीछे जाने चाहिए, बैकवर्ड जाने चाहिए। तो ये भी पेज वैलिडेशन में हम लोग करना पड़ता है।
तो सिंपली फ्रंट फॉरवर्ड बैकवर्ड प्लस अगर रिफ्रेश किया तो इसी पेज के ऊपर रुकना चाहिए। नहीं तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड वो डायरेक्टली मुझे कोई तो अदर पेज के ऊपर लैंड कर रहा है, नो। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी हमें चेक करना पड़ता है। एंड लास्ट वन है GUI टेस्टिंग, मतलब सिंपली यहाँ पे UI टेस्टिंग हमें करना पड़ता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। क्या है इसका लॉन्ग फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। मतलब हमें जो दिखने वाली चीजें है एप्लीकेशन में वो, यहाँ पे अगर आपका पेज हाफ पेज अगर ब्लर दिखता है एंड हाफ पेज क्लियर दिखता है, तो ऐसा पेज कौन यूज करेगा? सिंपल थिंग है। एंड अगर रिक्वायरमेंट में यहाँ पे दिया है ये ग्रे कलर में चाहिए थी ये लाइन वाली, एंड अगर डेवलपर ने कोई तो अलग कलर में डेवलप कर ली, व्हाइट कलर में कर ली या तो ब्लैक कलर में कर ली, तो नहीं, रिक्वायरमेंट को तो मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसी सारी चीजें हमें इस GUI टेस्टिंग में चेक करनी पड़ती है। तो GUI टेस्टिंग में हम लोगों ने क्या लिखा है कि इट इज द इंटरफेस विथ विच यूजर इंटरैक्ट डायरेक्ट, जहाँ पे यूजर मतलब हम लोग इंटरेक्शन करते हैं उस एप्लीकेशन के साथ, हम जो सारी चीजें दिखते हैं उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर फंक्शन के ऊपर कुछ काम करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्शन कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के साथ। तो वहां पे हमें सारी चीजें चेक करनी पड़ती है कि हमारे इमेजेस क्लियर होने चाहिए, पेजेस प्रॉपरली दिखने चाहिए, कहीं पे कुछ ब्लर नहीं आना चाहिए, कहीं पे कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे देखो, अगर एप्लीकेशन में हम लोग जाते तो कुछ कुछ सेंटेंसेस है, तो अगर ऐसे रिक्वेस्ट क्लोजर ऑफ योर अकाउंट एंड डिलीशन ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन एक लाइन है, तो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन के बीच में एक कंसिडर कर लो 0.5 का डिफरेंस है, एंड सेकंड एंड थर्ड लाइन के बीच में जो गैप है वो 0.1 का है, तो वो सारी चीजें करेक्ट नहीं दिखेगी, तो ऐसी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है कि पेजेस प्रॉपरली दिख रहे हैं या नहीं, नहीं तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो मेनू बार है, एक अलग कलर में है, दूसरा अलग कलर में, तीसरा सेम कलर में है, चौथा अलग कलर में, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। तो हर एक चीज हमें प्रॉपरली चेक करनी पड़ती है GUI टेस्टिंग। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखो, इन दिस टेस्टिंग टेस्टर चेक वेदर द पेजेस आर डिस्प्लेइंग करेक्टली और नॉट, images should be clear, no blur occurred anywhere in the page, and also we can say check that the breakages in the page, कुछ ब्रेक हो चुका है या तो कहीं पे कुछ प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, कहीं पे कुछ ब्लर है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये भी हमें वो सैनिटरी टेस्टिंग में चेक करना पड़ता है, और ये सब लोग हम लोग डिटेल में नहीं चेक करते, सिंपली बेसिक लेवल पे चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में जब डिटेल टेस्टिंग करेंगे तब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नहीं तो ये पेज ही प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा था एंड हम लोगों ने इसकी पेज की टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया डिटेल वाला, तो क्या डिटेल वाली टेस्टिंग करोगे, पेज ही प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है सैनिटरी टेस्टिंग में। तो क्या क्या बताओगे सैनिटरी टेस्टिंग में? वी हैव टू चेक दैट बेसिक कोर फंक्शनलिटी एप्लीकेशन, टैब वैलिडेशन, लिंक वैलिडेशन, पेज वैलिडेशन एंड GUI वैलिडेशन। GUI इज नथिंग बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमें दिखता है वो है UI वाला पार्ट। तो ये सारी चीजें रहती है आप लोगों की सैनिटरी टेस्टिंग। तो सैनिटरी टेस्टिंग आप लोगों को ऐसे ही एक्सप्लेन करनी है, ये हर एक पॉइंट को दो दो लाइन में एक्सप्लेन करता है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आप लोग प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो। तो सिंपली किसी ने बोला कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग सैनिटरी टेस्टिंग परफॉर्म करते हो क्या, तो बोल देना हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्यों जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि हमें मिलती है यूजर स्टोरीज। तो अगर यूजर स्टोरी मिलती है तो सैनिटरी टेस्टिंग परफॉर्म करने की हमें मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर किसी ने बोला तो अगर ठीक है चलो करते नहीं हो तो, लेकिन सैनिटरी में एग्जैक्टली क्या होता है तो बता देना कि सैनिटरी की प्रोसेस कैसे रहती है, कि सैनिटरी को हम लोग क्या क्या नाम से बुला सकते हैं, उसका एम क्या रहता है, उसमें एग्जैक्टली प्रोसेस कैसे चलती है, और हमारे क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ती है हमें। तो यहाँ पे बेसिक कोर फंक्शनलिटी, टैब वैलिडेशन, लिंक वैलिडेशन, पेज वैलिडेशन एंड GUI वैलिडेशन, हमें ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। दैट्स इट। इतना ही आप लोगों का पॉइंट रहेगा सैनिटरी टेस्टिंग का। समझ में आ रहा है सब लोगों को सैनिटरी टेस्टिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir.